हेलो एवरीवन, देखिए आज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट की 5वीं यूनिट अपन को शुरू करना है। यूनिट है आपकी, यूनिट का नाम है स्पेशल पर्पज मशीन्स। ठीक है, अभी तक अपन ने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली है। चारों यूनिट में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट आपके टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। ये लास्ट यूनिट है और आपका सब्जेक्ट खत्म हो गया। आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जाम भी अनाउंस हो गए हैं कि कब से आपके एग्जाम हो रहा है। तो चूंकि लास्ट यूनिट बची हुई थी तो आपको मैंने सोचा लास्ट यूनिट का आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। अब देखिए स्पेशल पर्पज मशीन्स, ठीक है। जैसे ये नाम आपको दिख रहा है स्पेशल पर्पज, मतलब कुछ विशिष्ट आपको बनाना है, तो उस हिसाब से आपकी जो मशीन्स होगी उनको आप स्पेशल पर्पज मशीन्स बोलेंगे। ठीक है, देखें विशेष प्रयोजन की मशीन है। विशेष प्रयोजन मशीन एक प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा विशेष उद्देश्य, कोई विशेष प्रयोजन, कोई विशेष उद्देश्य पूर्ण किए जाते हैं। इसके द्वारा किसी कार्य पर विशेष संक्रियाएं, मतलब एक डिफरेंट, मतलब स्पेशल, उसी के लिए, मतलब जो कार्य अपन को करना है उसी के लिए वो मशीन बनाना है। ठीक है, तो वो कहलाएगी स्पेशल पर्पज मशीन। ठीक है, विशेष विशेष प्रयोजन मशीन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। अब उसकी कुछ विशेषताएं बताई गई है जो स्पेशल मशीन बनाएंगे आप। ठीक है, विशेष प्रयोजन मशीन में प्रचालक की भागीदारी कब होती है। मशीनों की स्थापना एवं ऑपरेशन समय समय में होता है। एसपीएम एसपीएम स्पेशल पर्पज मशीन की डिजाइनिंग उत्पादन एवं उत्पादकता सुधारने के उद्देश्य से की जाती है। ठीक है, एसपीएम का प्रचालन स्वचालित मशीन के रूप में किया जाता है। मशीनों द्वारा किसी कार्य करने पर सभी प्रकार के ऑपरेशनों को किया जा सकता है। तो ये कुछ क्वालिटी थी आपकी, जो मतलब कुछ विशेषताएं आपकी होनी चाहिए किसमें, स्पेशल पर्पज मशीन में, जिससे वो उस कैटेगरी में, स्पेशल पर्पज मशीन की कैटेगरी में आ जाती है। ये कुछ विशेषताएं आपकी होनी चाहिए किसमें, स्पेशल पर्पज मशीन में। ठीक है, विशेष प्रयोग मशीनों के लेआउट्स। अब लेआउट्स के बारे में पता पड़ेगी अपन। सिंगल स्टेशन लेआउट, मतलब सिंगल स्टेशन लेआउट की चर्चा कर ले अपन। सिंगल स्टेशन लेआउट विशेष प्रयोजन। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी, तो इसलिए ज्यादातर आवाज नहीं निकल रही है, तो आवाज थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है आपको, तो आप उसमें ध्यान मत दीजिए। आप तो आपको जो पढ़ना है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, विशेष प्रयोजन मशीन में वर्कपीस को एक स्थिर अवस्था में रखते हैं। ठीक है, सिंगल स्टेशन मशीन में तो वर्कपीस क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, है ना। वर्कपीस में मशीनिंग एवं स्लाइडिंग इकाइयां चारों ओर स्थित होती है। सिंगल स्टेशन लेआउट में वर्कपीस को संतुलन की स्थिति में रखते हैं, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में रखते हैं। वर्कपीस को सपोर्ट की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, यह सिंगल स्टेशन लेआउट ये कहलाता है आपका। और इसको देखिए, आपको उसमें उसमें बताया गया है चित्र में। देखिए, ये आपका जॉब है, जॉब जो वर्क पीस है उसको स्टेशनरी कंडीशन में रखा, और ये बाकी मूवेबल है, ये सारी मूवेबल डिवाइसेस है। लेकिन मल्टी स्टेशन लेआउट में इस प्रकार का नहीं होता है। मल्टी स्टेशन लेआउट में आपका जॉब भी मूवमेंट करता है। आपकी दूसरी मशीनिंग टूल तो मूव करते ही है, बल्कि आपका जॉब भी इसमें मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये होगा मल्टी स्टेशन लेआउट और सिंगल स्टेशन लेआउट। अब स्पेशल पर्पज मशीन की कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो पे चर्चा कर लेते हैं। स्पेशल पर्पज मशीन के द्वारा उत्पादकता में वृद्धि की जाए, नो डाउट है कि भाई जब उसी के लिए बनाई गई है तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। इसके द्वारा कम मशीन संभव होता है। ठीक है, मतलब जल्दी बन जाता है, कोई वो नहीं निकलता है। इसका मेंटेनेंस, अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस लागत कम होती है। ठीक है, विशेष प्रयोजन मशीनों में मशीन के सभी ऑपरेशंस, मिलिंग, ग्राइंडिंग, टैपिंग एक साथ संभव होते हैं। मतलब आप जब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसमें
मिलिंग भी हो रही है, ग्राइंडिंग भी हो रही है, टैपिंग भी हो रही है, तो सारी मशीनों के इस प्रकार से उसका संयोजन के हिसाब से वो मशीन बनाई जाती है। तो इसलिए सारे ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं उसमें। इसका संस्थापन सरल होता है, मतलब इसको कहीं पे व्यवस्थित करना आराम से हो जाता है। हार्डिया देखिए, है ना, इसकी प्रारंभिक लागत उच्च होती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसकी ऑपरेशन में कुशल ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने उसको स्पेशल एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया, उसको फ्लेक्सिबिलिटी का काम नहीं रहेगा उसमें। उसमें बनेगा तो वही बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। इसके ऑपरेशन में कुशल ऑपरेटरों की आवश्यकता होती है, कम उत्पादकता की स्थिति में इसका प्रचालन महंगा होता है। अब ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको कम, मतलब लिमिटेड एडिशन में वो चीज बनानी है, तो उसका काम नहीं होगा, तो उसका काम ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन यदि आपको उसके में मास प्रोडक्शन में बनाना है, तो आप उसका प्रचालन बिल्कुल आपको इफिशियंट उसमें पड़ेगा, बिल्कुल महंगा नहीं पड़ेगा। यदि आप उसको लिमिटेड उसमें बढ़ाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी हार्डिया हो जाती है। ठीक है। अब स्पेशल पर्पस मशीन के कुछ अवयव्स होते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो स्पेशल पर्पस मशीन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे फ्रेम हुआ, भाई हर मशीन का एक फ्रेम तो होता ही है ना, कोई ना किसी चीज का फ्रेम बना ही होगा। पावर सोर्स भाई, जहां जिसकी मोटर है तो वो मोटर तो किसी ना किसी पावर सोर्स से चलेगी ही चलेगी। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपको, कंट्रोल सिस्टम किस प्रकार से होता है। तो अब देखिए, यदि सीएससी मशीन है तो उसमें जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर होगा ही होगा और हार्डवेयर होगा ही होगा। सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर रिलेटेड काम होगा वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा, हार्डवेयर जो बाहर की चीजें हो गई है वो हार्डवेयर कहलाती है। पीएलसी होगी, लॉजिक कंट्रोलर यूनिट, बिल्कुल होगी ही होगी। यदि सीएनसी मशीन है तो पीएलसी का काम आज की डेट में चल ही रहा है। ठीक है, पीएलसी में फिर माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर और मानव मशीन इंटरफेस शामिल होते हैं। यदि सीएनसी मशीन है तो ये सारी चीजें आपकी कंट्रोलिंग सिस्टम में रहेगी ही रहेगी। एक्चुएटर, सेंसर बिल्कुल रहेंगे। एक्चुएटर जो बाहर का काम है वो एक्चुएटर ही करता है ना। सेंसर आपके जो भाई जो टेम्परेचर, प्रेशर, मोशंस, स्टेशनरी है, इसको सेंस करने का काम कौन करता है? सेंसर। इन सारी चीजों की चर्चा है डिटेल में आपके सीएनसी वाले पार्ट में मैंने आपको चर्चाएं बिल्कुल डिटेल में की हुई है। ठीक है, जो अपन ने कंट्रोलिंग सिस्टम के एलिमेंट्स पढ़े थे, उन एलिमेंटों में, कंट्रोलिंग सिस्टम के एलिमेंटों में इनकी चर्चा बिल्कुल डिटेल में की गई है। कौन कौन से सेंसर होते हैं, कौन कौन से एक्चुएटर्स होते हैं, है ना, सारी चीजों की चर्चा की गई है। टूलिंग एंड फिक्चर्स, टूलिंग एंड फिक्चर, जो भी आपको टूल और फिक्चर चाहिए होते हैं वो स्पेशल पर्पज मशीन में स्पेशली वो टूल और फिक्चर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हो गए आपके स्पेशल पर्पज मशीन के। अब इसकी डिजाइनिंग के लिए किस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं स्पेशल पर्पज मशीन के, तो इसमें सारे कंपोनेंट अपन देखेंगे, है ना। स्पेशल पर्पज मशीन के सारे कंपोनेंट अपन, जो भी उसमें मोशंस होती है, जो भी उसमें फोर्सेस लगते हैं, सभी पैरामीटर को ध्यान में रख के आपकी स्पेशल पर्पज मशीन को डिजाइन किया जाता है। देखिए, काइनेमेटिक्स कैलकुलेशन, मतलब आपकी सारी गतियां, किस प्रकार की गति, आपके टूल्स की गति किस प्रकार हो रही है, आपके उसके जॉब की गति किस प्रकार हो रही है, किस प्रकार के उस पर फोर्सेस लगाए जा रहे हैं, ये सारी चर्चाएं आपको, ये सारे पैरामीटर आपको उसमें ध्यान में रख के उसको डिजाइन करना है। तो पहली हुई गतिक गणना, जिसमें आपको मोशंस को कंसीडर करना है। दूसरी हो गई बल और टॉर्क की गणना है, जो उसमें फोर्सेस को एनालाइज करेंगे, है ना, कैलकुलेट करेंगे। पावर्स की, कौन कौन सी पावर जनरेट हो रही है ना। यदि मशीन टूल करेगा कोई भी एक स्पेशल पर्पस का जॉब है, आप उसको बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी पावर जनरेट होगी, वो उसकी गणना भी आपको, ये पैरामीटर भी आपको उसमें ध्यान रखना है जब आप स्पेशल मशीन को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, कौन कौन से डिफ्लेक्शन आ रहे हैं आपकी उस
मशीन को, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जिसके लिए आप वो स्पेशल पर्पस की मशीन बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और मेनली प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पैरामीटर होता है स्पेशल पर्पस मशीन के लिए, क्योंकि अगर आप कोई मशीन किसी स्पेशल पर्पस के लिए तैयार कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर आपको उसको डिजाइन करने के लिए देखना है। अब कौन कौन से पैरामीटर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूवमेंट करते हैं? ठीक है, तो कौन कौन से पैरामीटर है? पहला तो है ऑटोमेशन। जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली, यदि ऑटोमेटिकली कोई चीज परफॉर्म कर रही है तो वह मैन्युअली से ज्यादा इफिशिएंट होगी, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, स्पीड, ठीक है, स्पीड, यदि कोई गतिशील बहुत जल्दी जल्दी हो रही है तो जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उतने ड्यूरेशन में ज्यादा जॉब बनेगी आपके। प्रिसाइज, परिशुद्धता एवं सटीकता, है ना। तो यदि अच्छी क्वालिटी का आपका प्रोडक्ट बना, चूंकि सीएनसी मशीन है तो आपको क्वालिटी और एक्यूरेसी की बात रहती है उसमें। ठीक है, कस्टमाइज, अनुकूलन, देखें एसपीएफ के निर्माण के लिए आवश्यकताओं को के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विनिर्माण एवं संचालन में उत्पादकता की वृद्धि हो जाती है। जितना ज्यादा कम सेटअप होगा उतना अच्छी प्रोडक्टिविटी, उसको मेंटेन करने में उतना कम टाइम लगेगा और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। कंटिन्यूअस संचालन, जाहिर सी बात है जितनी जल्दी जल्दी होता रहेगा प्रोडक्ट का, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, देखिए अब ये डिफरेंस है जो नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस होती है और जो एक्चुअल मशीनिंग प्रोसेस होती है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस, तो देखिए सामान्य प्रयोजन मशीन और स्पेशल पर्पज मशीन में डिफरेंस है। ठीक है, क्या क्या अंतर होता है? देखिए इसका संचालन धीमा होता है, इसका संचालन तीव्र होता है, इसका प्रारंभिक मूल्य कम होता है, उसका प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है। सामान्य प्रयोजन मशीन में एक समय पर एक ही ऑपरेशन किया जाता है, पर इस मशीन में जो स्पेशल पर्पज मशीन होती है सॉरी, देखिए इस मशीन में एक साथ कई ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, और जो सामान्य प्रोसेसर मशीन होती है इस मशीन में मैनुअली रूप से ऑपरेट होते हैं, जबकि इसमें सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक रूप से उपयोग की जाती है। कौन सी? स्पेशल पर्पज मशीन। सामान्य प्रयोजन मशीन में केवल एक ही टूल काम करता है, जबकि मैंने आपको इसमें बताया है इसमें मल्टी स्पिंडल काम करते हैं, मल्टी लेआउट में। ठीक है, तो ये एक बेसिकली डिफरेंस था कि आप स्पेशल पर्पज मशीन और सिंपल, मतलब सामान्य प्रयोजन मशीन और स्पेशल पर्पज मशीन में क्या अंतर है, कि यदि स्पेशल पर्पज मशीन रहेगी तो उसमें क्या क्या डिफरेंस रहेगी आपकी सिंपल पर्पज मशीन में, है ना। जो नॉर्मल एक हर कोई एक ऐसा स्पेशल पर्पज नहीं है, नॉर्मल मशीन है, तो उसमें क्या 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 डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पेशल पर्पज मशीन। ठीक है, ये पूरा आपने स्पेशल पर्पज मशीन देख लिया। अब आपके सिलेबस में एक और चैप्टर है मेंटेनेंस का। ठीक है, मेंटेनेंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वर्कशॉप में। यदि आप काम कर रहे हैं तो मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। किसी भी मशीन पे आप यदि काम करते हैं, चाहे वो स्पेशल पर्पज हो, चाहे वो सीएनसी हो या कोई भी वर्कशॉप हो, आप उस वर्कशॉप मतलब ये होता है जहां मशीनें रखी जाती है, तो वहां का मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, किस किस प्रकार का मेंटेनेंस होता है, कैसा कैसा मेंटेनेंस होता है और क्या क्या इसके टर्म्स होते हैं, वो आप अगर देखेंगे। ठीक है, तो मशीनों में नियमित निरीक्षण, सफाई और मरम्मत भागों का प्रतिस्थापन किया जाता है, ताकि इष्टतम परफॉर्मेंस, मतलब मैक्सिमम इष्टतम परफॉर्मेंस, इफिशिएंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित की जा सके। मतलब ऑप्टिमम, सॉरी, इष्टतम मतलब होता है ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस सुनिश्चित की जा सके, खराबी को रोका जा सके, इसे ही मेंटेनेंस कहते हैं। अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस शब्द ही बोलूंगा मैं, अनुरक्षण थोड़ा सा कठिन टाइप का हो जाता है। ठीक है,
तो मेंटेनेंस बोलूंगा, मेंटेनेंस से आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो मेंटेनेंस प्रणाली का विशेष महत्व होता है, विशेष प्रयोजन मशीन निरंतर संचालित होती है, इस कारण से इसका अनुरक्षण अति आवश्यक होता है, ठीक है। स्पेशल पर्पज मशीन को सुनियोजित प्रबंधन करके अनुरक्षण प्रणाली की लागत एवं इसमें लगने वाले समय को कम किया जा सकता है, ठीक है। अब मेंटेनेंस के टाइप, ये तो हो गए मेंटेनेंस की बात। मेंटेनेंस का सीधा सीधा मतलब है भैया, आप तो नियमित सफाई करो, मरम्मत करो, और जो भी खराब भाग है उस मशीन का उसको प्रतिस्थापन मतलब अलग कर दो, ठीक है, उसको रिप्लेस करो, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। पहला है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस से आप समझते हो, देखिए जैसे कोई मशीन पर काम चल रहा है, वो अचानक खराब हो जाती है, ठीक है, तो ब्रेक डाउन हो गया, आपका प्रोडक्शन रुक गया। उद्योगों एवं संस्थानों में मशीनों में लगे उपकरणों को अचानक भंजन आ जाने से, अचानक ब्रेक डाउन हो जाने से संस्थान का कार्य रुक जाता है। अतः इस प्रकार की स्थिति में विस्तृत अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की स्थिति में किए जाने वाले अनुरक्षण को भंजन अनुरक्षण कहते हैं। इस स्थिति में अनुरक्षण के अंतर्गत आंशिक अथवा पूर्ण अनुरक्षण किया जाता है। छोटे अनुरक्षण कार्य भंजन स्थल पर किए जाते हैं, जबकि बड़े अनुरक्षण कार्य वर्कशॉप स्थल पर किए जाते हैं। तो भंजन अनुरक्षण का मतलब क्या है कि भैया आपका जो मेंटेनेंस वो मशीन पे वर्क चल रहा था, एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, उस ब्रेक डाउन को रोकने के लिए जो मेंटेनेंस किया जाता है उसको अपन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कहते हैं। दूसरा है आवधिक अनुरक्षण, पीरियोडिक। निश्चित समय के अंतराल के बाद, है ना, निश्चित समय के अंतराल के बाद किसी मशीन पे क्या किया जाए, आपका मेंटेनेंस किया जाता है। तो वो मेंटेनेंस कौन सा मेंटेनेंस कहलाता है, आपका अनुरक्षण, आवधिक अनुरक्षण। तो आवधिक अनुरक्षण को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप गाड़ी जो आपकी रहती है उसको भी एक समय के बाद आपको क्या करवाना पड़ता है, सर्विसिंग करानी पड़ती है, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है आपको, है, ताकि उसमें और ज्यादा ब्रेक डाउन ना हो जाए, ठीक है। के आधार पर जिसमें आवधिक अनुरक्षण कार्यप्रणाली के अनुसार निर्धारित किया जाता है, या अनुरक्षण निरीक्षण की श्रेणी में शामिल किया जाता है, इंस्पेक्शन की श्रेणी में शामिल किया जाता है इसको, ठीक है। जिसमें रनिंग समय में प्रत्येक उपकरण की पूर्व दक्षता के कार्य करते हैं, इस कारण प्रणाली में टूट फूट होने की संभावना होती है। अतः आवधिक अनुरक्षण समय समय पर निर्धारित प्लान के अनुसार किया जाता है। मतलब अल्टीमेटली ये बात है कि आवधिक मतलब एक समय के बाद उसको आप मेंटेनेंस करते रहिए, ठीक है। दूसरा है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस मतलब ऐसा है कि यदि आप कोई मशीन पे काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि भैया इतनी देर के बाद अपन को इसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, है ना। तो आगाम अनुरक्षण के द्वारा मशीन की वास्तविक स्थिति को अनुरक्षण की आवश्यकता होती है या नहीं का पता लगाया जा सके। मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उसका मेंटेनेंस को, ठीक है। तो आगाम शब्द से तात्पर्य किसी भी प्रकार का अनुरक्षण होने से पहले जानकारी प्राप्त करना है। अतः आगाम अनुरक्षण के द्वारा उत्पन्न होने वाले दोषों को खोज कर इन्हें दूर करना है, या भविष्य की घटनाओं में होने वाली बड़ी हानियों से निपटने का कार्य करता है कौन, आगाम अनुरक्षण, है ना। दूसरा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में नियमित अनुरक्षण एवं संपूर्ण अनुरक्षण के कार्यों का निर्धारण किया जाता है। उद्योगों में मशीनों एवं उपकरणों को स्थापित करने के बाद उनकी दक्षता को बढ़ाने तथा संतोषजनक परिचालन बनाए रखने के लिए निरोधक अनुरक्षण किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि समय समय पर आपकी जो मशीन चल रही है उसका निरीक्षण करना, बार बार उसकी कुल पुर्जों को खोल के देखना। तो इससे होता क्या है कि यदि आप बार बार उसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे तो जो भविष्य में होने वाली बड़ी हानि है उसको वहीं पे रोक दिया जाता है, ठीक है। उपकरणों को नियोजित निरीक्षण एवं उसकी पर्याप्त मरम्मत करना ही आगामी अनुरक्षण समय को कम किया जाता है। इसके द्वारा निरीक्षण व अनुरक्षण को टाला जा सकता है। निरीक्षण करके मेंटेनेंस को टाल देते हैं अपन। यह एक प्रकार का कार्यक्रम है जिसके द्वारा मशीनों एवं उपकरणों में सुरक्षात्मक चालन की गारंटी होती है। अगला है करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब अपन को पहले से पता चल गया कि यार मेंटेनेंस इसमें ये करके मेंटेनेंस हो रहा है, तो उस चीज को वहीं पे करेक्ट कर लेना,
उसके मेंटेनेंस तक उसकी वो जाने ही नहीं देना। देखिए, निरोधक अनुरक्षण का उपयोग उपकरण एवं इसके कुछ भागों को लगातार विफल होने की प्रकृति के कारण उपकरण को बाहर निकालने से होता है। ऐसा अनुरक्षण जो उपकरणों को लगातार असफलता को पुनः उत्पन्न होने से रोकने के लिए किया जाता है, वह सुधारात्मक अनुरक्षण कहलाता है। मतलब खराब होने से पहले ही अपन ने इंस्पेक्शन करके देख लिया, अरे यार ये खराब होने वाला है, उसको रिप्लेस कर दो। तो इस प्रकार का मेंटेनेंस आपको कौन सा मेंटेनेंस कहलाएगा? आपका सुधारात्मक मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे? मेंटेनेंस के टाइप थे। कितने टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, तो अपन ने वो टाइप, अपने मेंटेनेंस के टाइप देख लिए। ठीक है, अब अपन चलते हैं मरम्मत चक्र, है ना, रिपेयर साइकिल। रिपेयर साइकिल एनालिसिस आप देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है। आपको ये एक चक्र दिख रहा होगा कि भाई आपने कोई मशीन, आप काम कर रहे हैं, उसमें मशीन फेल हो गई, उसको आपने मशीन में देखा क्या गड़बड़ी है, उसको ट्रबल शूट किया, क्या भाई इसमें क्या गड़बड़ी है, उसको काम को आपने रिपेयर किया, है ना, और रिपेयर किया और पुनः अपने सर्विस में आ गई। तो ये आपकी एक रिपेयर साइकिल होती है जो बार बार आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, आपको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि मशीन कब फेल हो रही है। आपको उसके लिए उतने सारे आपकी जो मेंटेनेंस के टाइप है, उस उतने टाइप के मेंटेनेंस आपको करते रहना चाहिए। तो यदि आप इस प्रकार के मेंटेनेंस करते रहेंगे तो आपको ये रिपेयर साइकिल एनालिसिस नहीं करना पड़ेगी। तो रिपेयर साइकिल एनालिसिस इस प्रकार से होता है कि जब भी आपका मशीन फेल होती है, फिर आपने ट्रबल शूट किया, ट्रबल शूट के बाद आपने रिपेयर किया, पुनः वो फिर से सर्विस में आ गई। तो ये पूरी आपकी रिपेयर साइकिल कहलाती है। अब रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहलाती है? रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी देखिए, रिपेयर मेंटेनेंस प्रणालियों में तकनीकी एवं प्रबंधन के आधार पर जटिलता को परिभाषित किया गया है। मतलब यदि किसी मशीन में कोई मेंटेनेंस होना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, मतलब उसकी रिपेयर होने की क्षमता कितनी है, वो अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि उसकी कॉम्प्लेक्स, भाई जो उसमें ब्रेक डाउन हुआ है वो कितना गंभीर है, कितना गंभीर है, कितना उसमें कॉस्टली है, कितना हैवीली है, या फिर छोटा मोटा ब्रेक डाउन है ना। तो इस प्रकार का जो ब्रेक डाउन होता है तो उसको रिपेयर करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अपन इससे ये बताती है कौन? रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मरम्मत प्रणालियों में इस प्रकार की स्थिति जो मरम्मत की कठिनता को दर्शाती है ना, जो रिपेयर होने की कठिनता को दर्शाती है, वह स्थिति मरम्मत जटिलता कहलाती है। वास्तविकता में मरम्मत जटिलता से तात्पर्य मरम्मत प्रक्रिया में लगने वाले समय से होता है। यह समय सामान्यतः मरम्मत की तुलना से अधिक होता है। मरम्मत की जटिलता की गणना मरम्मत जटिलता नंबर द्वारा की जाती है। मरम्मत जटिलता नंबर आपको देखिए अगली उसमें टेबल में बताए गए हैं। यदि देखिए, यदि ये आपके ये मरम्मत वाले कार्य है, मतलब जो आपकी रिपेयर होने वाले वर्क्स है, और इसकी ये कठिनाई लेवल इस प्रकार से बताया जाता है। जैसे देखिए, आवश्यक तकनीकी कौशल में यदि 1 है तो लो क्वालिटी का है, और हाई है तो 5 है तो हाई क्वालिटी का है। ऐसी टूल उपकरण में है, समय उपकरण में है, पार्ट्स उपलब्धता में है, सुलभता में है, विफलता मोड में है, दस्तावेजीकरण निर्देश में है, पर्यावरण की स्थिति में है, आत्मनिर्भरता में है, या सुरक्षा में है। तो ये आपके पैरामीटर है और इसमें ये इस प्रकार से इनमें ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या की जाती है? ग्रेडिंग की जाती है, जो आपके ये है ना। तो इस प्रकार से आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, आरसीएम बोलते हैं जिसे रिपेयर कॉम्प्लेक्सिटी नंबर, है ना। तो इस प्रकार से उसका मापन किया जाता है। ठीक है, अब अपन ने मेंटेनेंस पढ़ लिया, मेंटेनेंस के टाइप पढ़ लिए। अब मेंटेनेंस के कुछ मैनुअल होते हैं, ठीक है, जो अपन को सहायता करते हैं क्या करने में? मेंटेनेंस करने में, है ना। भाई किसी चीज को पढ़ने के लिए कुछ मैनुअल्स होते हैं, उन मैनुअल्स को पढ़ के हम उस चीज को करना सीखते हैं। तो उन्हीं मैनुअल, जो अनुरक्षण मैनुअल होते हैं, मेंटेनेंस मैनुअल होते हैं, वो हमें एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो उपकरणों या प्रणालियों के अनुरक्षण के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? निर्देश प्रदान करते हैं। अनुरक्षण के मैनुअलों की सहायता से पूर्व में किए गए अनुरक्षण, मतलब मेंटेनेंस कार्यों के विषय में जानकारी भी मिलती है और तकनीकी जानकारी प्रदान करता है। अनुरक्षण मैनुअल का जो फॉर्मेट होता है
वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है आपके उसमें, एक सारणी के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से इसका एनुअल जो मैनुअल का फॉर्मेट होता है वो देखिए आप। देखिए इसमें जो कुछ सेक्शंस होते हैं, जब भी आप कोई बुक्स खोलते हैं तो उसमें भी सेक्शंस होते हैं, तो फिर उसमें टॉपिक डिसाइड किए जाते हैं, टाइटल बताए जाते हैं, वो उसी प्रकार से है पूरा आपका। देखिए ये सेक्शन है, पहला सीड्स पेज रहेगा जिसमें अनुरक्षित मेंटेनेंस मैनुअल लिखा रहेगा और उपकरण प्रणाली का नाम दिया रहेगा। ठीक है, फिर विषय सूची है, कौन कौन सी लिस्ट ऑफ सेक्शंस है आपके। इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन में आपका उद्देश्य बताया जाता है, मैनुअल का क्या उद्देश्य है, उपकरण का अवलोकन क्या है, सुरक्षा की जानकारी क्या है, अपेक्षित दर्शक क्या है, उपकरण की प्रणाली का अवलोकन बताएंगे, उपकरण की प्रणाली का विवरण बताएंगे, आपको तकनीकी विशेषताएं उसकी बताएंगे, कार्यात्मक आरेख बताएंगे, ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, फंक्शनल, और उसके वर्क बताया जाएगा। फिर उसका शेड्यूल, मेंटेनेंस का शेड्यूल, किस प्रकार से मेंटेनेंस शेड्यूल करेंगे, उसका रूटीन मेंटेनेंस टास्क बताएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन बताएंगे, इसलिए यहाँ लुब्रिकेंट पॉइंट बता देंगे उसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके आधार पर कि ये आपको परफॉर्म करना है। देखिए ट्रबल शूटिंग गाइड, सामान्य समस्या क्या होगी, लक्षण क्या होंगे, उसकी उपचार प्रक्रिया क्या होगी। अब देखिए मरम्मत प्रक्रिया में कौन कौन सी मरम्मत प्रक्रिया ले सकते हैं, सामान्य आराम से ठीक जो हो जाएंगे उसके लिए निर्देश दिए जाएंगे, आवश्यक उपकरण एवं सामान किए जाएंगे, सुरक्षा की सावधानियां बताई जाएंगी, पार्ट्स लिस्ट बताए जाएंगे, भागों की संख्या बता देंगे, पार्ट्स नंबर बता दिए जाएंगे, है ना। सुरक्षा प्रक्रिया क्या होगी, सामान्य सुरक्षा दिशा निर्देश दे दिए जाएंगे, व्यक्तिगत सुरक्षा निर्देश दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा मैनुअल्स आपका बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा मैनुअल्स बना हुआ है, इसको आपको बढ़िया बकायदा पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपका आ भी सकता है क्योंकि पहली बार ये सब्जेक्ट है, तो कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि आज ये टॉपिक मुझे खत्म करना है ना, क्योंकि आपके पेपर आ गए हैं, तो कम से कम 1 महीने पहले आपको वो पूरा कंटेंट दे दिया जाए जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं अनुरक्षण रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अब अपन ने टाइप पढ़ लिए, मैनुअल्स कैसा होता है, अब मैनुअल्स का रिकॉर्ड कैसे रखना है, सॉरी मेंटेनेंस का रिकॉर्ड कैसे रखना है। अब भाई कहीं किसी पे मेंटेनेंस हुआ है तो उस मेंटेनेंस का रिकॉर्ड आपको उस मेंटेनेंस बुक में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अनुरक्षण रिकॉर्ड एक दस्तावेज है जिसे उपकरण पर किए गए प्रत्येक कार्य की मरम्मत और अनुरक्षण कार्य के बारे में जानकारी शामिल होती है। तो सरल शब्दों में अपन बात करें कि भैया यदि आपने कहीं पे मेंटेनेंस किया है तो उस मेंटेनेंस की आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि भैया इसमें यहाँ यहाँ मेंटेनेंस का कार्य किया गया था और ये पार्ट्स आपके बिल्कुल एकदम अभी मेंटेनेंस किए गए हैं, इसमें ज्यादा काम नहीं किया गया है, तो वो आपकी मशीन ज्यादा एफिशिएंट वर्क करेगी, है ना। तो अब मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो वही बता रहा था मैं, समय तारीख आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार की जानकारी, किस प्रकार का मेंटेनेंस इसमें किया गया है ना। मेंटेनेंस रिकॉर्ड काम करने की स्थिति की जानकारी देता है, कब इस पे काम किया गया है, कब इस पे काम नहीं किया गया है, कितने समय से इस पे काम नहीं किया गया है, इस प्रकार की जानकारियां आपको मेंटेनेंस रिकॉर्ड से काफी सारी जानकारियां मिल जाती है। ठीक है, तो एडवांटेज, अब देखिए अनुरक्षण रिकॉर्ड के लाभ, अब लाभ क्या क्या है, यही है भैया, देखो बैगी मरम्मत को रोक देता है ये। मान लो अगर आपको पता है कि भैया कई सालों से इसमें वो नहीं हुआ है, मेंटेनेंस हुआ ही नहीं है, आप अगर आप उस पर काम कर रहे हैं तो बड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है, उस मशीन में बड़ा ब्रेक डाउन हो सकता है, और यदि आपको पता है कि भैया अभी इसमें अभी अभी मेंटेनेंस किया गया तो आप उस पर उतना काम कर लेंगे जल्दी जल्दी, है ना। तो अपन को उसका एक्चुअली पता होना चाहिए कब इसमें मेंटेनेंस हुआ है, तो उस हिसाब से उस मशीन में काम लिया जाए। दूसरा, सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है, सुरक्षा बढ़ाना, देखिए अगर आपको ये पता होगा कि इस मशीन पे मेंटेनेंस किया गया है या कब मेंटेनेंस किया गया है, तो उस पे उस व्यक्ति को काम करने, जो व्यक्ति उस पे काम करेगा तो उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। यदि सारी चीजों पे मेंटेनेंस की हुई मशीन होगी तो उस पर ब्रेक डाउन होने की चांसेस, सुरक्षा के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं जो मैनुअली उस पर काम करता है, और सिस्टम का भी जो भी आपका जॉब रहता है उस पर सेफ्टी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, उपकरण बदलना, इक्विपमेंट चेंजिंग,
इक्विपमेंट चेंजिंग से भी आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी आपको पता चल जाता है कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट, सपोज मशीन खराब नहीं है लेकिन उसका कोई पार्ट्स खराब हो जाए तो वो इक्विपमेंट आपका चेंज होना चाहिए, उस चेंज की जानकारी भी आपको मिलनी चाहिए कि कब ये चेंज किया गया था। सपोज आपका मशीन में कोई काम नहीं हो, छोटा मोटा टूल ही टूट जाए, तो इस प्रकार के आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ये सारे एडवांटेजेस है आपके किसके, मेंटेनेंस रिकॉर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मेंटेनेंस मेंटेनेंस के सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं कि किस प्रकार से मेंटेनेंस आपका किया जाए और किस प्रकार का टाइप्स होते हैं, क्या क्या मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है, क्या मेंटेनेंस मैनुअल होता है। तो ये सारी चीजें आपकी मैंने आपको बता दी। अब अगला टर्म आता है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग का मतलब आपको वैसे ही पता है, आप जनरल टर्म में हाउसकीपिंग का मतलब ये रखे साफ सफाई। ठीक है, तो अब चूंकि अपन ये वर्कशॉप अपन स्पेशल पर्पज मशीन में पढ़ रहे हैं, तो जनरली जाहिर सी बात है कि हाउसकीपिंग का मतलब यहाँ वर्कशॉप की साफ सफाई से होगा। कार्यस्थल पर साफ सफाई प्रक्रिया प्रबंधित करना हाउसकीपिंग कहलाती है। औद्योगिक स्थलों पर हाउसकीपिंग महत्वपूर्ण कारक है। हाउसकीपिंग का संबंध औद्योगिक संस्थापनों की उत्पादकता से है या औद्योगिक संस्थानों की संस्कृति एवं सूचना की संस्कृति छोड़ो। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये मतलब है कि हाउसकीपिंग का मतलब है कि आपके जो मशीनिंग वर्कशॉप का एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखना, ये कहलाती है आपकी हाउसकीपिंग। ठीक है, अब इससे हाउसकीपिंग गतिविधियों के एडवांटेजेस क्या है, देखिए इफिशियंसी, उत्पादकता बढ़ती है, औद्योगिक प्रकरणों में नियंत्रण करना सरल होता है, उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने की सहायता मिलती है, संगठन की छवि को सुधार होता है, कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखने में सहायता होती है ना। तो ये सारे आपको एडवांटेज मिलते हैं। अब देखिए हाउसकीपिंग कार्य आपको समझा दें क्या होते हैं हाउसकीपिंग कार्य। देखिए धूल और गंदगी है ना, सबसे बेसिक कार्य है ये, तो है ना। तो कहीं भी किसी पे कोई भी मशीन है उसको बढ़िया साफ सुथरा रखना है ना, कोई भी उसमें धूल मिट्टी काला नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला तो धूल गंदगी हटाना। दूसरा कर्मचारी को सुविधाएं। अब देखिए जो वर्कशॉप में जो सुविधाएं होती है हाउसकीपिंग वाली, देखिए वॉशरूम, टॉयलेट ब्लॉक्स, रेस्टरूम, इन सारी चीजों की साफ सफाई करना। फर्श, यदि कोई तरल पदार्थ या अन्य सामग्री फर्श पर गिरती है तो उसको लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। आप बार बार मशीनों में लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं और मशीनों से चिप्स निकल के बाहर गिरती है ना, और लुब्रिकेंट्स गिर जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपका जो फर्श रहता है उसको भी नीट और क्लीन करने की जरूरत होती है। क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, इसलिए इन सब की चीजों की आवश्यकता होती है। रोशनी, रोशनी की बहुत जरूरत होती है ना, तो पर्याप्त रोशनी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, गलियारे और सीढ़ियां होनी चाहिए। इन चीजों की साफ सफाई की बात हो रही है। हाउसकीपिंग का मतलब होता है साफ सफाई, मतलब इन सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। रिसाव, यदि कोई मशीन है उसमें कोई रिसाव विसाव हो रहा है तो आपका ऑयल आपके फर्श पर ना फैल जाए, इस प्रकार की चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसकी मशीन की साफ सफाई भी करनी है आपको। अपशिष्ट निपटान, जो स्क्रैप मटेरियल होता है उसको एक जगह प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, उसकी साफ सफाई आपकी रहे। ठीक है, औजार उपकरण, जो औजार और उपकरण यूज किए जा रहे हैं उनकी साफ सफाई करके उनको यूज किया जाए। ऐसा गंदा औजार इस्तेमाल ना किया जाए या गंदी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये सारी आपकी हाउसकीपिंग में आ जाती है। मेंटेनेंस, भंडारण, ठीक है, तो मेंटेनेंस में देखिए अब जैसे मेंटेनेंस है, अच्छी हाउसकीपिंग और स्वच्छता तथा उनको सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में उपकरणों को होने वाले भवनों का अनुरक्षण मेंटेनेंस। इसका अर्थ है भवन, उपकरण, मशीनरी सुरक्षित एवं कुशल कार्यशील स्थिति में रखना है। ठीक है, तो मतलब जो आपके भवन है, वर्कशॉप है, उसका पूरा मेंटेनेंस मेंटेनेंस होना चाहिए। स्टोर रूम है उसका मेंटेनेंस अच्छे से होना चाहिए, उसकी स्टोर रूम को प्रॉपर तरीके से एक मैनेजमेंट तरीके से रखना चाहिए। अवस्था नियंत्रण, अवस्थित कार्यस्थल आमतौर पर खराब हाउसकीपिंग प्रथाओं के कारण होते हैं। ठीक है, अब सॉरी अवस्था बोल रहा हूं, अव्यवस्था। ठीक है, अव्यवस्था नियंत्रण मतलब आपकी जो पता चला आप मशीन कर रहे हैं और कोई वहां से बाहर से कोई आदमी आया, वो आपके बाजू में खड़ा हो गया, आपको वहां का बटन दबाना है
वो बाजू में आके ऐसा खड़ा हो गया, तो ये प्रकार इस प्रकार की अवस्था नहीं होनी चाहिए आपके वर्कशॉप में, है ना। तो इस ऐसी अवस्थाओं को भी रोकना भी एक हाउसकीपिंग उसमें आता है। ठीक है। व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र, देखिए व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र ये भी वही सेम चीज है कि आप यदि उसका कार्य क्षेत्र है तो उस कार्य क्षेत्र को बिल्कुल एक नीट एनवायरमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। तो ये सारे आपके हाउसकीपिंग के कार्य थे जो कि आपकी एक वर्कशॉप में होते रहना चाहिए। ठीक है। अब आता है टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब अपन ने सारे मैनेजमेंट बोल रहा हूं, मेंटेनेंस। ठीक है। तो अपन ने सारे मेंटेनेंस पढ़ लिए, सारे मेंटेनेंस का अपन ने पूरा टोटल वो पढ़ लिया। तो टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस। अब अल्टीमेटली काम की बात आती है समग्र उत्पादन अनुरक्षण, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस। एक निरंतर सुधारात्मक प्रक्रिया है जिसमें अनुरक्षण प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, मेंटेनेंस की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इसके अंतर्गत कुछ मेंटेनेंस द्वारा उत्पादकता में वृद्धि होती है। टीपीएम का प्रमुख लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि करना है और अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान दोष या ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली है टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस में आपका मशीन जो चल रही है उसको आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करके रखना है, ताकि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया जाए और कम से कम समय लगे, तो वो कहलाती है आपकी प्रोडक्टिविटी। तो उस प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए ही टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस किया जाता है। उद्देश्य है दुर्घटना रहित अनुरक्षण मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन रहित मेंटेनेंस, दोष रहित मेंटेनेंस ऑपरेशंस, है ना, और हानि रहित ऑपरेशंस। तो ये सारे आपके टीपीएम के उद्देश्य होते हैं, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस। ठीक है। अब देखिए ये कुछ पिलर्स हैं आपके टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस के। कुल मिला के ये है कि आपका जॉब पे परफॉर्म जब आप जॉब पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तब आपका कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी मशीन में, है ना। और पूरा जीरो डिफेक्ट होते हुए आपका पूरा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ना ब्रेकडाउन होना चाहिए, ना कोई डिफेक्ट आना चाहिए। ठीक है। तो ये 7 पिलर्स जो आपके पिलर्स हैं ये बताए गए हुए हैं। देखिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ऑटोनोमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, एजुकेशन ट्रेनिंग, अर्ली मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, टीपीएम, एडमिनिस्ट्रेशन और सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है। वही सारी चीजें ये आपको नीचे बताया गया है। पहला तो शुरू करते हैं। ये पिलर से आपके टीपीएम के प्रमुख 8 आधार है। निरंतर सुधार करना, आपको बार बार चेक करना है। कोई भी मशीन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, कोई भी मशीन है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, बार बार उसके पार्ट्स को चेक करते रहना है। एक पीरियोडिक उसमें भाई 100 प्रोडक्ट बनाए हैं, 100 प्रोडक्ट के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपकी मशीन में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ। नॉर्मल ब्रेकडाउन, कोई भी टूल को चेक कर लो, जॉब को चेक कर लो, कोई एक्यूरेसी डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार का निरंतर सुधार आपको उसमें करते रहना है, थोड़े थोड़े सुधार, है ना, ये सुधार करते रहना है। ठीक है ना। अब देखिए ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ठीक है। इसकी सहायता से प्रचालक के कौशल को बढ़ाया जाता है, जो आपका वो कौशल है उसको बढ़ाया। जैसे आपने भाई तेल डाल दिया, क्लीन कर दी, एक 100 जॉब मैंने फिर क्लीन कर लिया, तो इससे क्या है इफिशियंसी आ जाती है। ऑटोनोमस ये नॉर्मल मेंटेनेंस है, ये चलता रहता है ये वाला मेंटेनेंस, है ना, ताकि आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी जो इक्विपमेंट की इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए। ठीक है। अगला है प्लांट मेंटेनेंस। तो भैया जापानी भाषा में इसका अर्थ है, देखिए, नियोजित अनुरक्षण। इसका उद्देश्य संयंत्र की मशीनों को किसी भी समस्या से दूर रखना है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो तुरंत उसका निदान कर देना चाहिए, मतलब आपको उसका नियोजित प्लांट मेंटेनेंस हो जाना चाहिए तुरंत। ठीक है। दोष नहीं आना चाहिए, इससे उत्पाद में कोई भी दोष नहीं आना चाहिए, और तैयार उत्पाद को होता है, इसलिए ग्राहक को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। एजुकेशन और ट्रेनिंग भैया जो आपका
मेंटेनेंस है, उसकी ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों आपको किसको देनी है, जो आपका कर्मचारी है उसको आपको एजुकेशन भी देनी है उसकी, और ट्रेनिंग भी आपको देनी है किसकी, मेंटेनेंस की। ठीक है। अर्ली मैनेजमेंट, प्रारंभिक मैनेजमेंट क्या होता है, टीपीएम के इस आधार का उद्देश्य, जब कोई नया प्रक्रम या उत्पाद प्रारंभ किया जाता है तो उसका विकास कम से कम होना चाहिए, है ना, जिसे नए उत्पाद पर काम कर रहे हैं उस पिछले अनुभव भी जुड़ जाते हैं और संभावित दुर्घटना कम हो जाती है। मतलब एक मैनेजमेंट टाइप का होना चाहिए जब भी आप नए काम पे काम करते हैं। क्वालिटी मेंटेनेंस, क्वालिटी मेंटेनेंस मतलब आपका जो भी मेंटेनेंस है वो क्वालिटी पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया आपने उनने बोला कि नहीं यार इसमें ग्रीस लगना है, तो उन्होंने कहा अरे यार ग्रीस छोड़ो यार, तुम तो तेल डाल दो और काम चला दो, तो उससे काम नहीं चलना चाहिए। आपका जो मेंटेनेंस कर रहे हो वो आपको क्वालिटी वाला होना चाहिए जो लंबे ड्यूरेशन तक चले, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी 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 वो कर दिया, अरे चलो चलो इतना ही होगा, जल्दी जल्दी काम करो, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मेंटेनेंस जो होना चाहिए वो क्वालिटी वाला होना चाहिए और ताकि वह इफिशियंट रहे। ठीक है। टीपीएम का एक ऑफिस होना चाहिए जो समय समय पर टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस को देखे, है ना, एक ऑफिस होना चाहिए। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एवं पर्यावरण, ठीक है, तो हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है, और जहां पे वो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे आपके टॉपिक जो ये थे, ये आपका पूरा टीपीएम के 8 आधारशिला थे जो कि आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन था। तो मेरे द्वारा आपको पूरा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपका सब्जेक्ट है मैकेनिकल 5th सेम में वो पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आज लास्ट यूनिट थी स्पेशल पर्पस मशीन, वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दी है। ये सारे वीडियो आपको एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति पे देख सकते हैं, है ना, उसमें सारी चीजों के मैंने वीडियो डाल दिए हैं और ये सारे वीडियो आपको वहां पे मिल जाएंगे, आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज लास्ट यूनिट थी और अब आपका पेपर पेपर का टाइम टेबल अनाउंस हो गया है, तो आप को लगभग 1 महीने पहले मैंने आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया है। बकायदा आप इसके नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स बनाइए, है ना, जिस प्रकार से आपको पढ़ना है उस प्रकार से आप इसको तैयार कर लीजिए और अपना आराम से पेपर दे दीजिए। ठीक है, और यदि आप मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड स्टूडेंट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर जो भी आपका मैकेनिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड इशू है वो आप उस पर डाल दीजिए, मैं उस कमेंट को पढ़ के आपको बिल्कुल रिप्लाई करूंगा और उस पर जो भी आपकी समस्या होगी उस पर आपको निदान कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।